कहानी की शुरुआत होती है जब एक एंजल हवा में मंडरा रहा है। उसके पंख पूरी तरह फैले हैं और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, जबकि ड्रैगन जैसे क्रीचर आसमान में उड़ रहे हैं और कुछ जमीन पर खड़े हैं। एक आर्मोर्ड पैर जमीन पर पड़े एक गिरे हुए क्रीचर के पास मजबूती से टिकता है और वो आदमी बोलता है, जिद्दी कमीने, और फिर जोड़ता है, जैसा मैं कह रहा था, तुम जितना भी तड़प लो सब बेकार है। प्रोटेगोनिस्ट एक हाथ ग्लोइंग इंटरफेस के पास रखकर खड़ा है और उसके पीछे एक गोलेम खड़ा है। आसमान लाल आग में जल रहा है और वो ऐलान करता है कि वो जल्द ही 100th फ्लोर क्लियर करेगा, खुद को बैटल ऑफ समनर्स का नंबर 1 रैंक प्लेयर गॉड जीनू बताते हुए। नरेशन बताता है कि ये गेम, जिसे BOS भी कहा जाता है, एक डेड गेम है जिसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है और इसकी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि इसमें सिर्फ पुराने वेटरन्स ही बचे हैं। जबकि कमेंट्स में लोग रिएक्ट करते हैं कि गॉड जीनू फर्स्ट है, रैंकिंग्स पर सवाल उठाते हैं, उसके फ्री टू प्ले होने और रिकॉर्ड क्लियर्स की बात करते हैं, उसे हैकिंग का आरोप लगाते हैं और वो खुद बताता है कि जैसा दिख रहा है उसने ट्रांसेंडेंट रिकॉर्ड्स सेट किए और गेम के अंदर एक लेजेंड बन गया। चैट में बेकचन के मैसेजेस आते हैं, गॉड जीनू ब्रो, बिजी हो और अभी 99th फ्लोर पर काम कर रहे हो? जबकि रिप्लाई आता है, मैं तो 99th फ्लोर बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? और साथ ही ये भी बताया जाता है कि गॉड जीनू इतना जबरदस्त है कि ज्यादातर रैंकर्स भी उसके सामने झुकते हैं। एक उंगली फोन स्क्रीन पर टैप करती है जहां बहुत सारा इन गेम करेंसी दिख रहा है और वो कहता है, सॉरी अभी मैं थोड़ा बिजी हूं। प्रोटैगोनिस्ट दोनों हाथों में फोन पकड़कर चमकते आसमान के नीचे हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, जैसे ही ये क्लियर करूंगा हमेशा के लिए गेम्स छोड़ दूंगा, और साथ ही मानता है कि असल जिंदगी में उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो एक अंधेरी हॉलवे में फोन पकड़े खड़ा है, चेहरा तनाव से भरा है। दरवाजे से उसके माता पिता चुपचाप उसे देख रहे हैं और वो कहता है कि उसने 10 साल गेम्स में बिता दिए, कभी कॉलेज नहीं गया, कोई ढंग की नौकरी नहीं है और उसके माता पिता कुछ कहते नहीं लेकिन अंदर से टूट रहे होंगे। पीछे अंधेरी एनर्जी भर जाती है और नरेशन बताता है कि वो इस डेड गेम को छोड़कर अपनी जिंदगी ठीक करेगा। वो 24 साल का है और अब उसे एक सही इंसान की तरह जीना चाहिए। ये सब उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए है। गॉड जीनू सामने देखता है, चेहरा तनाव भरा है। तभी एक चमकता हुआ बैंगनी तीर उसके चेहरे के पास से गुजरता है। वो झटके से सिर घुमाता है, उसकी आंखें फैल जाती है और नरेशन बताता है कि वो गॉड जीनू की कहानी को एक सफल अंजाम तक पहुंचाएगा। 2 एंजल जैसे फिगर अपने धनुष खींचते हैं, चमकते बैंगनी तीर सामने ताने हुए, और वो कहता है कि वो इस राउंड को क्लियर करके गेम छोड़ देगा। गॉड जीनू अपना हाथ उठाकर चिल्लाता है, समन विंडो, और उसके सामने एक ग्लोइंग इंटरफेस प्रकट हो जाता है। वो एक तैरते हुए इंटरफेस की तरफ झुकता है जिसमें अलग अलग क्रीचर्स के आइकॉन्स भरे हैं और कई समन पैनल्स दिख रहे हैं। चैट बबल्स में बेकचन बोलता है, लगता है बिजी है, और रेचल कहती है, तुम जानते हो वो आमतौर पर चैट विंडो नहीं देखता, और फिर जोड़ती है, थोड़ा इंतजार करो। एक विशाल सफेद वेल पानी और रोशनी से घिरे मैजिक सर्कल के अंदर बनती है और वो ऐलान करता है, व्हाइट वेल अल्टीमेट स्किल, और व्हाइट वेल समन हो जाती है। रेचल का चैट बबल आता है, वैसे, और फिर जोड़ती है, अगर वो अभी 100th फ्लोर पहुंच गया तो ठीक 10 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। एक पंखों वाली आर्मोर्ड फिगर अपने धनुष से चमकता बैंगनी तीर छोड़ती है। बैंगनी तीर गॉड जीनू की तरफ बढ़ते हैं जबकि वो पानी के भंवर से घिरा खड़ा है और उसके पीछे व्हाइट वेल मंडरा रही है। गॉड जीनू अपना हाथ आगे झटकता है और एक विशाल पानी की ढाल बनती है जो कई आने वाले बैंगनी तीरों को रोक देती है, जिससे जोरदार धमाके होते हैं। वो दांत भींचता है, चेहरे पर पसीना है और पानी उसे घेरे हुए इम्पैक्ट को झेल रहा है। चैट बबल्स में जेनोस बोलता है, पूरी पागलपन है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि सुगोई कहता है, मैं 100th फ्लोर का एंडिंग देखे बिना ये गेम नहीं छोड़ सकता। एक तेज धमाका जमीन पर फैलता है, बैंगनी एनर्जी चारों तरफ फैलती है जबकि विंग्ड आर्मोर्ड फिगर्स ऊपर ही रहते हैं। 2 विंग्ड आर्मोर्ड फिगर्स अपने सिर नीचे झुकाकर नीचे कुछ देखते हैं जबकि उनके नीचे धूल उड़ती है। 2 विंग्ड आर्मोर्ड फिगर्स के सीने आर पार हो जाते हैं, खून फटकर बाहर निकलता है और इम्पैक्ट उनके बीच फैलता है। गॉड जीनू एक हाथ आगे बढ़ाए खड़ा है, पानी उसके चारों तरफ घूम रहा है और व्हाइट वेल उसके ऊपर मंडरा रही है। वो शांत नजर से आगे देखता है, उसके चेहरे के आसपास चमकते पानी की बूंदें तैर रही है। चैट बबल्स में सुगोई बोलता है, वाओ, गॉड जीनू कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, जबकि बेकचन जोड़ता है, लेकिन तुम लोगों ने अनाउंसमेंट देखा? गॉड जीनू अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखता है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंद उभरती है। एक विशाल ड्रैगन सामने आता है, उसका मुंह पूरा खुला है और उसके अंदर आग जमा हो रही है जो गॉड जीनू की तरफ निशाना साधे है। जबकि बेकचन आगे बोलता है, वो वाला जिसमें कहा गया है कि 100th फ्लोर क्लियर करने पर एक नया वर्ल्ड खुलेगा। ड्रैगन अपने मुंह से जलता हुआ फायरबॉल छोड़ता है जो हवा को चीरता हुआ गॉड जीनू की तरफ बढ़ता है। गॉड जीनू की आंखें फैल जाती है,
उनमें आग की परछाई दिखती है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंद नीचे बहती है। उसके ऊपर लहरों से एक विशाल पानी का ड्रैगन उठता है और वो हाथ उठाकर चिल्लाता है, ब्लू ड्रैगन। ब्लू ड्रैगन अपना मुंह खोलकर एक तेज और कॉन्सेंट्रेटेड पानी की धारा आगे छोड़ता है। चैट बबल्स में बेकचन पूछता है, क्या इसका मतलब गेम का पूरा फ्रेमवर्क बदल जाएगा? इसका मतलब क्या है? जबकि रैचल जवाब देती है कि शायद ये मजाक है और डेवलपर्स ने सोचा ही नहीं होगा कि कोई 100th फ्लोर क्लियर कर पाएगा। आग और पानी टकराते हैं और बिजली के साथ एक घूमता हुआ भंवर बनता है। गॉड जीनू पानी के छींटों और उड़ती चिंगारियों के बीच खड़ा है, चेहरा तनाव से भरा हुआ है। बेकचन का चैट बबल आता है, अगर सच में वर्ल्ड बदल गया, हमारी रियलिटी एक समनर्स की दुनिया बन जाएगी। एक विशाल धमाका होता है, तेज रोशनी और मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। प्रोटैगोनिस्ट का चेहरा फोन की स्क्रीन पर झलकता है, जहां मैसेज दिखता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स का 100th फ्लोर क्लियर हो गया है। वो दोनों हाथ ऊपर उछाल देता है, फोन पकड़े हुए, मुंह पूरी तरह खुला है और चिल्लाता है, आई बीट इट। वो पीछे झुककर हंसता है, दोनों हाथों में फोन ऊपर उठाए हुए चिल्लाता है, मैंने आखिरकार क्लियर कर लिया। और पास खड़े लोग उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, इसे क्या हो गया और पागल लग रहा है। प्रोटैगोनिस्ट फोन को अपने गाल से लगाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। और ये जानकारी सामने आती है कि गॉड जीनू ने 100th फ्लोर क्लियर कर लिया है और वो गेम छोड़ने वाला है। वो फोन को देखते हुए पकड़े रहता है। स्क्रीन पर 100th फ्लोर क्लियर होने का मैसेज अब भी दिख रहा है और वो बोलता है, लेकिन छोड़ने से पहले वेटरन्स के सामने थोड़ा शो ऑफ तो करना चाहिए। सामने खड़ा एक आदमी तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देख रहा है और उसके पीछे प्रोटैगोनिस्ट नीचे देखते हुए फोन पर टैप कर रहा है। तभी उसके पास खड़ा दूसरा आदमी पूछता है, क्या चल रहा है? प्रोटैगोनिस्ट अपना फोन पकड़कर ऊपर देखता है। तभी ऊपर से नीली रोशनी उस पर पड़ती है। आसमान में एक बड़ा नीला ग्लोइंग पैनल उभरता है, जिसमें लिखा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स का 100th फ्लोर क्लियर हो चुका है। और सड़क पर खड़े कई लोग उसे देखकर ऊपर देखने लगते हैं। वही विशाल नीला पैनल पूरे आसमान में फैल जाता है और अनाउंस करता है कि बीटा टेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। तभी कोई कहता है, ये क्या है? प्रोटैगोनिस्ट सिर उठाकर तनाव भरे चेहरे के साथ आसमान को देखता है और बोलता है, गेम की स्क्रीन आसमान में क्यों दिख रही है? लाल स्क्रॉल्स हवा में तैरते हुए नीचे गिरने लगते हैं। कई लोग रुककर इधर उधर देखने लगते हैं और वो बीच सड़क में फोन पकड़े खड़ा रह जाता है। एक लड़का एक लाल स्क्रॉल को अपने चेहरे के पास उठाकर देखता है, जबकि उसके पास खड़ी लड़की भी एक स्क्रॉल पकड़कर उसे देखती है और वो कहता है, ये क्या है? वो अपने हाथ में लाल स्क्रॉल पकड़कर उसे देखता है। तभी उसके सामने एक ग्लोइंग इंस्ट्रक्शन उभरती है, जो उसे समनिंग स्क्रॉल फाड़ने को कहती है। वो हल्की मुस्कान के साथ स्क्रॉल पकड़कर बोलता है, कोई इवेंट है क्या? और उसके पास खड़ी लड़की उसे देखकर कहती है, चलो इसे फाड़ते हैं। वो दोनों हाथों से स्क्रॉल को कसकर पकड़ता है और उसे फाड़ देता है। प्रोटैगोनिस्ट अपना हाथ लड़के की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाता है, नहीं मत करो। लड़के के हाथ स्क्रॉल को पूरी तरह फाड़ देते हैं और वो खुल जाता है। उसके हाथ में फटे स्क्रॉल से आग का जोरदार धमाका होता है और वो दर्द भरे चेहरे के साथ पीछे हटता है। एक बड़ा नीला डिस्प्ले सामने भर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि एक नया वर्ल्ड बन रहा है। प्रोटैगोनिस्ट चौड़ी आंखों और तनाव भरे चेहरे के साथ सामने देखता रह जाता है। एक विशाल पत्थर का गोलेम लाल चमकती आंखों के साथ टूटती इमारतों के बीच खड़ा है। ऊपर एक पंखों वाला क्रीचर मंडरा रहा है और नीचे कई मॉन्स्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट वही जड़ हो जाता है, आंखें फैली हुई है और वो बोलता है, ये नहीं हो सकता। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है, चेहरे पर शौक साफ नजर आता है। एक औरत डर के मारे कांप रही है, उसका मुंह खुला है और आंखें फैली हुई है और वो चीख उठती है। टूटी हुई सड़क पर मलबा बिखरा है। वो एक ट्रक के पास जमीन पर गिरा पड़ा है। लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर चिल्ला रहे हैं, इधर किसी को ट्रक ने टक्कर मार दी और कोई मदद करो। प्रोटैगोनिस्ट क्रॉसवॉक पर औंधे मुंह पड़ा है, उसके सिर के पास खून फैल रहा है। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा है और कोई चिल्लाता है, 911 पर कॉल करो। वो करवट लेकर पड़ा है, आंखें आधी खुली है और कमजोर आवाज में बड़बड़ाता है, धत्त, ये मनहूस गेम। जमीन पर उसका टूटा हुआ फोन खून से सना पड़ा है, जिसमें मैसेज दिख रहा है कि एक नया वर्ल्ड बन रहा है। वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा है, मशीनों से जुड़ा हुआ है। उसके माता पिता पास बैठे हैं और न्यूज में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर लीग का नया सीजन शुरू हो रहा है और साउथ कोरिया फिर से नीचे के रैंक्स में रहा है। उसका हाथ बेडशीट पर हल्का सा हिलता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि हाई रैंक समन्स हासिल करना जरूरी है और एक्सपर्ट्स समनिंग स्क्रॉल्स पाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी मॉम हाथ में चाकू और छिला हुआ सेब पकड़े खड़ी है। जैसे ही उसे हलचल दिखती है, वो शौक में जम जाती है। चाकू उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टकराता है और वो चिल्लाती है, हनी। तभी कोई आवाज लगाता है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
प्रोटैगनिस्ट अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है, सिर और गाल पर पट्टी बंधी है, उसकी आंखें हल्की खुलती है और कोई बोलता है। जिनवू जाग गया। अस्पताल के बाहर आसमान में उजली धूप के साथ बादल तैर रहे हैं। जिनवू बिस्तर पर सीधा बैठा है और अपने माता पिता को देखता है जो उसके पास खड़े हैं। चेहरे पर चिंता है और उसे बताते हैं कि अस्पताल में रहने के दौरान क्या क्या हुआ। जिनवू की आंखें फैल जाती है जब उसे पता चलता है कि ये खबर चौंकाने वाली है और उसके एक्सीडेंट को 3 साल बीत चुके हैं। कमरे के अंदर चमकती आंखों वाला एक छोटा स्टोन गोलेम अपना हाथ उठाता है और वो समझ जाता है कि ये उसके डैड का समन है, कोई सपना नहीं। जिनवू नीचे देखते हुए शॉक में पड़ जाता है जब उसके डैड बताते हैं कि ये गोलेम डिलीवरी पैकेजेस उठाने रखने में मदद करता है और काफी काम का है। एक ब्लॉन्ड औरत माइक्रोफोन्स के सामने खड़ी होकर ब्रॉडकास्ट कर रही है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वर्ल्ड रैंकर्स गॉड जीनू को ढूंढ रहे हैं। उसे रैचल के नाम से पहचाना जाता है जो वर्ल्ड रैंक 1 है और वो कहती है कि 5 एम्परर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। जिनवू अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ मॉनिटर की तरफ देखता है और कहता है कि पूरी दुनिया गॉड जीनू को ढूंढ रही है। तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद वही है। ब्रॉडकास्ट जारी रहता है जिसमें रेचल पोडियम पर खड़ी दिखती है और जिनवू अपने आप से कंफर्म करता है कि वो नाम उसी का है। जिनवू अपने हाथ में एक चमकता हुआ नीला शार्ड पकड़कर खड़ा है। पीछे कुछ लोग पत्थर की नुकीली चट्टानों पर बैठे और खड़े हैं और वो कहता है कि ये सच में 1 हेवन 5 एम्परर्स वाली रेचल ही है। एक नीला इंटरफेस सामने आता है जो पूछता है कि क्या वो ट्यूटोरियल शुरू करना चाहता है। जिनवू अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है, उसके सामने फ्लोटिंग इंटरफेस ट्यूटोरियल शुरू करने का ऑप्शन देता है। वो हंसते हुए कहता है कि बैटल ऑफ समनर्स की दुनिया सच में रियलिटी बन गई। वो अपने माता पिता के सामने बैठा है, उसकी मॉम अपना सीना पकड़कर खड़ी है और डैड उसके पास है। वो कहती है कि पहले आराम कर ले फिर ट्यूटोरियल शुरू करे, लेकिन वो जवाब देता है नहीं मॉम, और कहता है कि उसे जल्दी अडेप्ट करना होगा और उसका शरीर ठीक लग रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता न करे। वो हल्की मुस्कान के साथ गाल पर पसीने की बूंद लिए कहता है कि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है और वो पूरी तरह इस बदली हुई दुनिया को समझ नहीं पाया है, लेकिन ये उसके लिए आसान होगा। जिनवू बिस्तर पर बैठकर कंबल को पकड़ता है, आगे देखते हुए कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है कि इस गेम में वो हर बार दुनिया का टॉप बन सकता है। वो अपने कमरे में डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और नरेशन बताता है कि डिस्चार्ज होने के बाद वो घर लौट आया। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर गॉड जीनू और रेचल के बारे में आर्टिकल्स देखता है और नरेशन बताता है कि ब्यूएस के रियलिटी बनने के बाद वो इस दुनिया के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। एक अरीना दिखता है जहां 2 लोग अपने समन्स के साथ आमने सामने खड़े हैं। रंग बिरंगी रोशनी उन पर पड़ रही है और बताया जाता है कि प्लेयर बैटल्स, रेड्स, डंजन्स और टावर ऑफ ट्रायल्स अब नई रियलिटी बन चुके हैं। एक लंबी बालों वाली औरत एक विशाल आग से घिरे आर्मोथ फिगर के सामने खड़ी है और बताया जाता है कि 3 साल बीत चुके हैं और लोग समन्स के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। जिनवू डेस्क के पास अपनी चेयर से उठता है, उसके सामने नीला इंटरफेस तैर रहा है और वो कहता है कि फिर भी वो लोग उसके जितने स्किल्ड नहीं होंगे। वो कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ इंटरफेस की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है तो फिर शुरू करें। नीला इंटरफेस चमकता है और कंफर्म करता है कि ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है। क्लोजअप में जिनवू का पैर जमीन पर पड़ता है और वो कहता है कि जैसा सोचा था यहाँ कोई नहीं है। जिनवू एक खाली पार्क में खड़ा है जहाँ बेंचेस और पेड़ है और वो कहता है कि उसे ऐसी सुनसान जगह पर आना पड़ा क्योंकि उसे नहीं पता कौन सा समन आएगा। वो हाथ में 2 लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल्स पकड़े मुस्कुराता है और कहता है कि अब ये सच में रील लग रहा है। वो 2 लाल समनिंग स्क्रॉल्स हाथ में लेकर कहता है कुछ काम का निकल आए बस। एक ग्लोइंग स्क्रॉल मैजिक सर्कल के सामने तैरता है और बताया जाता है कि बेक जिनवू, जिसे इल्चियन भी कहा जाता है, वो भी मुसीबत में पड़ सकता है अगर उसे ट्रैश समन मिल जाए और ब्यूएस के पुल रेट्स बहुत खराब है। एक प्रोबेबिलिटी चार्ट दिखता है जिसमें लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल के लिए एफ रैंक 94%, ई रैंक 5% और डी रैंक 1% दिखाया जाता है और बताया जाता है कि चांसेस बेहद कम है। जिनवू पसीने के साथ दोनों हाथों से स्क्रॉल को कसकर पकड़ता है और कहता है भगवान कुछ काम का दे देना। उसकी आंखें तनाव से भर जाती है और वो कहता है कि ई रैंक भी मिल जाए तो चलेगा और कुछ काम का मिलने की दुआ करता है। वो दोनों हाथों से लाल स्क्रॉल को फाड़ देता है। वो तनाव भरे चेहरे के साथ इंटरफेस की तरफ देखता है और लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल एक्टिवेट करता है। जिनवू फटे हुए स्क्रॉल के टुकड़े अलग पकड़े रहता है, उनके बीच नीली रोशनी चमकती है और वो पूछता है कि क्या ये काम कर गया और सोचता है समन्स कैसे बाहर आते हैं। अचानक वो झटका खाता है, हाथों में स्क्रॉल के टुकड़े हैं। तभी नीली बिजली जोर से फूटती है और उसके हाथों के चारों तरफ चमकने लगती है। वो पीछे हटता है, हाथ उठे हुए हैं, चेहरा शौक से भरा है। नीली एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है और वो चिल्लाता है ये क्या। फटे हुए स्क्रॉल के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, उनके चारों तरफ सुनहरी रोशनी घूम रही है
और बताया जाता है कि प्लेयर बेक जिन्वू को कुछ हासिल हुआ है। एक छोटा सा चमकता हुआ पंखों वाला फेरी प्रकट होता है और उसे वाइन फेरी का एक्स रैंक समन मिल जाता है। जिन्वू की आंखें फैल जाती है और वो बोलता है एक्स रैंक, और हैरान होकर पूछता है कि क्या ऐसा कोई रैंक भी होता है। छोटी फेरी चमकते फूलों के बीच तैरती है, अपनी आंख मलती है और सिर तिरछा करती है। फेरी अचानक चौंक जाती है, हाथ ऊपर उठाती है और चिल्लाती है क्या। फेरी पार्क में जिन्वू के सामने मंडराती है, उत्साहित होकर बात करती है और जिन्वू शौक में उसे देखता रह जाता है। तभी वो पूछती है कि क्या सच में उसे सम्मन किया गया है, और जिन्वू हैरानी से सोचता है कि एक सम्मन बोल कैसे सकता है। जिन्वू उलझे हुए चेहरे और गाल पर पसीने की बूंद के साथ थोड़ा आगे झुककर बोलता है रुको जरा। वो तनाव भरे चेहरे से फेरी को घूरता है और पूछता है क्या वो रंबा है। तभी वो उसके पास मंडराते हुए जवाब देती है कि वो एक वाइन फेरी है। फेरी आगे झुकती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और चेहरे पर पसीना आता है। वो कहती है कि उसे इस नाम से सिर्फ गॉड जीनू ही बुलाता था। फेरी का चेहरा लाल हो जाता है। वो हैरानी से मुंह खोलकर पूछती है क्या तुम गॉड जीनू हो। फेरी सीधा जिन्वू के चेहरे से टकराती है, रोते हुए चिल्लाती है कि उसे उसकी बहुत याद आई, और जिन्वू हाथ उठाकर पीछे हटते हुए कहता है हाँ सही। फेरी उसके गाल से चिपककर उसे हिलाने लगती है, जबकि वो खाली नजर से आगे देखते हुए कहता है कि अब उसे याद आ गया, ये ई रैंक समन वाइन फेरी है। फेरी हर एक ग्लोइंग ऑरा में स्टाफ पकड़े दिखाई देती है और बताया जाता है कि अगर उसकी हिडन पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाए और उसे सही रून्स दिए जाएं, तो वो जबरदस्त अटैक स्पीड बूस्ट के साथ शानदार रिजल्ट देती है। एक हरा एम्ब्लेम मैजिक सर्कल में तैरता है और बताया जाता है कि वो काफी समय तक उसके साथ रहा और उसने ही उसे रंबा नाम दिया। रंबा उसके गाल से चिपकी रहती है, जबकि जिन्वू सख्त खड़ा रहता है, चेहरे पर तनाव है और सोचता है कि इस समन को पहले साल में बग पैच के कारण हटा दिया गया था। जिन्वू जंगल में खड़ा होकर अपना हाथ एक फ्लोटिंग ब्लू इंटरफेस की तरफ उठाता है। फेरी उसके कंधे पर बैठी है और वो याद करता है कि बैलेंस इश्यूज की वजह से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और उसे गुस्सा आया था कि 1 साल तक पाले समन को बिना कॉम्पेंसेशन के हटा दिया गया, और सोचता है असल में हुआ क्या था। डिस्प्ले दिखाता है कि उसे लेवल 1 का एक्स रैंक वाइन फेरी मिला है जो आइसोलेटेड मार्क्ड है, और उसकी स्किल एक टारगेट की अटैक स्पीड हर स्टाफ स्विंग पर 3% बढ़ाती है। वो चौड़ी आंखों से सामने देखता है और आइसोलेटेड शब्द पर रिएक्ट करता है। रंबा चमकते फूलों के बीच मंडराती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रोते हुए कहती है कि उसे अचानक किसी अजीब जगह खींच लिया गया था और वहां फंसा दिया गया, वो बाहर नहीं आ सकती थी, और कहती है कि अब कभी अलग मत होना गॉड जीनू। जिन्वू फेरी के सामने हाथ उठाता है, वो उसकी हथेली से टकराती है और वो कहता है रुको रंबा। वो हैरानी भरे चेहरे और गाल पर पसीने के साथ रंबा की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसे किसने फंसाया। रंबा घबराकर पसीना बहाती है, होठों पर उंगली रखकर मजबूरी वाली मुस्कान देती है और कहती है। वो फिर अटक जाती है और पूछती है उसने क्या कहा था। वो जिन्वू के पास मंडराते हुए अपना सिर पकड़ लेती है, दर्द से कराहती है कि अचानक उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, और जिन्वू उसे उलझन भरे चेहरे से देखता है। वो एक हाथ सिर पर रखती है, फूलों के बीच कमजोर होकर झुकती है और कहती है उसका सिर इतना दर्द कर रहा है कि उसे कुछ याद नहीं, और लगता है किसी ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जिन्वू रंबा के सामने खड़ा रहता है, वो नीचे झुकी थकी हुई हालत में मंडरा रही है, और वो कहता है जितना याद है बस उतना बता दे। रंबा आगे तैरती है, एक हाथ मुंह पर रखते हुए कहती है कि उसे माफ करना, वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, और बताती है कि वो सब आइसोलेटेड थे और पहले चाहे प्लेयर्स कितना भी कोशिश करें, उन्हें समन करने के बाद भी वो बाहर नहीं आ सकते थे। जंगल में पत्ते हवा में उड़ते हैं। जिन्वू पूछता है कि वो हम से क्या मतलब है और क्या और भी आइसोलेटेड समन्स हैं, और वो जवाब देती है कि वो सब एक ही जगह नहीं थे, उसे नहीं पता कौन है, लेकिन ऐसे और भी थे। जिन्वू ठुडी पर हाथ रखकर सोचता है और कहता है कि शायद करीब 10 लोग थे। वो थोड़ा सिर झुकाता है, चेहरा तनाव भरा है, और बड़बड़ाता है कि ये तो पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता। सुनहरी रोशनी में घिरी एक फेरी की सिलुएट उभरती है और उसे याद आता है कि 10 समन्स बग के नाम पर हटा दिए गए थे जब वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। हवा में कई सुनहरी सिलुएट्स एक दूसरे पर चढ़ती है और वो कहता है अगर वो सारे समन्स एक्स रैंक और आइसोलेटेड थे। तभी एक और आवाज कहती है कि समनिंग स्क्रॉल फाड़ने पर उन्हें मौका मिलता है, और लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल की पुकार फिर सुनाई देती है। जिन्वू जमीन पर खड़ा है, फटे हुए लाल स्क्रॉल के टुकड़े उसके पास पड़े हैं, और वो कहता है कि ये सिर्फ उन्हीं स्क्रॉल्स पर रिएक्ट करता है जिन्हें वो खुद फाड़ता है। वो एक लाल स्क्रॉल हाथ में मजबूती से पकड़कर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, एक्स रैंक समन्स सिर्फ वही निकाल सकता है। वो स्क्रॉल के दोनों किनारों को पकड़कर फाड़ता है, नीली एनर्जी उसके हाथों के बीच फटती है, और वो कहता है कि वो लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल इस्तेमाल कर रहा है और सोचता है
क्या हर स्क्रॉल से एक्स रैंक ही निकलेगा? एक बड़ा नीला गोरिल्ला गरजता हुआ प्रकट होता है। उसकी मुट्ठियां उठी हैं और एनर्जी चमक रही है और उसे एफ रैंक का हेरी गोरिल्ला मिलता है। जिनवू उस गोरिल्ला की तरफ पसीने के साथ देखता है। रंबा पास मंडरा रही है। गोरिल्ला झुककर बैठता है और वो कहता है, लगता है बात वो नहीं है, ये एफ रैंक है, मतलब एक्स रैंक ड्रॉप रेट रैंडम है। वो ठुड्डी छूकर सोचता है और कहता है उसे जितने ज्यादा हो सके समनिंग स्क्रॉल्स फाड़ने होंगे ताकि एक्स रैंक मिलने के चांसेस बढ़े, और अगर उसे सब मिल गए तो वो इल्चियन के समय से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। रंबा गोरिल्ला के कंधे के पास मंडराती है, मुट्ठियां भींचे हुए खुश दिखती है और जिनवू उसे बुलाता है। रंबा, तो वो जवाब देती है, हाँ, गॉड जीनू। जिनवू उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उसे गॉड जीनू कहना बंद करे और बस जिनवू बुलाए, और वो हैरानी से पूछती है क्यों। वो शांत चेहरे से आगे देखते हुए समझाता है कि 5 एम्परर्स की वजह से गॉड जीनू नाम पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका है। लाल वार्निंग जैसे विजुअल्स चारों तरफ उभरते हैं और वो कहता है कि चाहे उसके पास कितनी भी जानकारी और एक्सपीरियंस हो, उसे नहीं पता ये 3 साल का गैप उसके लिए नुकसानदेह होगा या नहीं। और अगर ये बात सामने आ गई कि गॉड जीनू अब एक्स रैंक को भी कंट्रोल करता है, वो गंभीर चेहरे के साथ आगे देखता है और कहता है कि वो लोगों की जेलसी और एनवी का निशाना बन सकता है। एक ऊंचे पेड़ के पास से पक्षी अचानक उड़ जाते हैं, जैसे किसी आवाज से डर गए हों। जिनवू गोरिल्ला की तरफ खड़ा है। रंबा उनके बीच मंडरा रही है। वो अचानक सख्त हो जाता है और कहता है, ये अजीब सा एहसास क्या है? गोरिल्ला सिर पीछे झटक कर मुंह खोलता है। जोरदार आवाज गूंजती है। रंबा हवा में पीछे हटकर चीखती है। उसके पास एक नीला पोर्टल चमकता है। वो तनाव भरे चेहरे के साथ आगे झुकता है और मैसेज आता है कि नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। जिनवू मुट्ठियां भींचे उस घूमते हुए नीले पोर्टल के सामने खड़ा है। उसके समन्स पीछे खड़े हैं और बताया जाता है कि बिगिनर्स के लिए एक बेसिक डंजन बन गया है। वो बोलता है, क्या भी? वो मुट्ठी कसता है और कहता है, कमाल है, क्या सच में अंदर जाना पड़ेगा? जबकि वो पहले ही काउंटलेस डंजन्स जीत चुका है। नीला पोर्टल तेजी से घूमता है और चमकता है और वो कहता है कि रियलिटी गेम से अलग होती है। जिनवू सिर झुकाता है, जबड़ा कसा हुआ है, गाल पर पसीने की बूंद है और वो कहता है कि उसे शांत रहना होगा क्योंकि सच में उसे डर लग रहा है। वो हल्का सिर उठाकर दृढ़ नजर से कहता है कि वो सीधे लड़ाई नहीं करेगा और ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल डंजन है। तभी मैसेज उसे प्लेयर बेक जिनवू के रूप में पहचानता है। रंबा उसके पास मंडराती है। जिनवू चमकते पोर्टल की तरफ बढ़ता है। गोरिल्ला उसके पीछे चलता है। मैसेज उसे अंदर जाने को कहता है और वो बोलता है कि उसे इस बदली हुई रियलिटी में जल्दी अडेप्ट करना होगा। वो डंजन के अंदर शांत और फोकस्ड चेहरे के साथ स्थिर खड़ा रहता है। वो एक अंधेरी पत्थरीली गुफा के कॉरिडोर में अकेला खड़ा है। साइड में देखते हुए पूछता है, क्या वो सच में डंजन में आ गया है? और कहता है, ये जगह काफी डरावनी लग रही है। सिस्टम मैसेज आता है कि प्लेयर बेक जिनवू ने बिगिनर डंजन में एंट्री कर ली है। वो हल्का सा निगलता है और इंटरफेस को देखते हुए सोचता है कि अब असली शुरुआत हो रही है। एक ग्लोइंग स्पेस में 2 समन कार्ड्स दिखते हैं जिनमें आइस गोलेम और गारगोल नजर आते हैं। सिस्टम मैसेज बताता है कि डंजन में लड़ने के लिए उसे समन्स के साथ टीम बनानी होगी। तभी दोनों क्रीचर्स आपस में टकराते दिखते हैं। 5 खाली कार्ड स्लॉट्स दिखाई देते हैं और मैसेज बताता है कि एक टीम में मैक्सिमम 5 समन्स हो सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट पूछता है, क्या वो वाइन फेरी एक्स रैंक और हेरी गोरिल्ला एफ रैंक को टीम में असाइन करना चाहता है। वो शांत नजर से इंटरफेस को देखता है और सोचता है कि आमतौर पर डंजन क्लियर करने की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए वो टीम को पूरे 5 तक भरता। वो एक अंधेरे कमरे में अकेला डेस्क पर बैठा है जहां सिर्फ स्क्रीन की रोशनी है और नरेशन बताता है कि सिर्फ 2 समन्स के साथ जाना रेकलेस लग सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ ये नामुमकिन नहीं है। वो हल्की रोशनी में आंखें सिकोड़ता है और कहता है कि वो ये पहले हजारों बल्कि दसियों हजार बार आजमा चुका है। वो उंगली बढ़ाकर यस ऑप्शन दबाता है और कहता है कि स्ट्रैटेजी पहले से उसके दिमाग में साफ है। रंबा हाथ जोड़कर तैरती है जबकि गोरिल्ला दहाड़ते हुए आगे कूदता है और दोनों समन हो जाते हैं। जिनवू गुफा के अंदर सीधा खड़ा है। रंबा उसके पास मंडरा रही है और वो कहता है, चलो देखते हैं ट्यूटोरियल डंजन के मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। उसकी आंखें फैल जाती है, गाल पर पसीने की बूंद है और एक गुर्राने की आवाज गूंजती है। एक ग्रे वुल्फ दांत निकालकर गुर्राता है। गुफा की जमीन पर खड़ा है। उसे स्टार्विंग ग्रे वुल्फ बताया जाता है और ऑब्जेक्टिव होता है उसे हराकर गुफा से निकलना। वो गंभीर चेहरे और पसीने की बूंद के साथ सामने देखता है और कहता है, एफ रैंक ग्रे वुल्फ। उसके जूते जमीन पर मजबूती से टिकते हैं और उसके पैरों के आसपास सुनहरी एनर्जी फैलती है। सुनहरी एनर्जी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। जिनवू एक ग्लोइंग बैरियर के अंदर खड़ा है और सामने फ्लोटिंग ब्लू पैनल को देखते हुए कहता है कि प्लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह लागू है, लेकिन ये अब रियलिटी है। एक लाल वार्निंग दिखती है
कि अगर प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना उस पर हमला हुआ तो वो मर जाएगा। वो तनाव भरे चेहरे और पसीने के साथ सामने देखता है और कहता है कि अगर वो फेल हुआ तो ये सिर्फ गेम ओवर पर खत्म नहीं होगा। लाल आंखों वाला ग्रे वुल्फ दांत निकालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गुर्राता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाता है, हैरी गो अटैक, और गोरिल्ला दहाड़ते हुए आगे दौड़ता है। गोरिल्ला बीच में ही रुक जाता है, चौंक जाता है। जिन्वू हाथ बढ़ाए खड़ा है और वुल्फ उनके सामने है। जिन्वू तनाव भरे चेहरे से आगे देखते हुए कहता है, बहुत स्लो है। जिन्वू मुट्ठी भींचकर चिल्लाता है कि उसने इतना तो एक्सपेक्ट किया था। वो रंबा को बुलाता है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। अपने स्टाफ को घुमाते हुए कहती है, ओके डोकी। रंबा हवा में घूमती है, स्टाफ को ऊपर उठाकर घुमाती है। हवा की एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है और वो चिल्लाती है, हियर गोज, और समन्स की अटैक स्पीड बढ़ा देती है। गोरिल्ला अपनी आंखें सिकोड़ता है, सिर थोड़ा झुकाता है और उसके चारों तरफ हरी हवा की एनर्जी घूमती है। वो अपनी चमकती आंखें खोलता है, दांत दिखाता है और हरी एनर्जी उसके चेहरे को घेर लेती है। वो मुंह खोलकर दहाड़ते हुए आगे झपटता है। रंबा उसके पीछे स्टाफ घुमाती है। जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि बढ़िया है, जैसा रंबा से उम्मीद थी वैसा ही है। ग्रे वुल्फ दांत और पंजे निकालकर गुर्राते हुए उसकी तरफ झपटता है। जिन्वू तनाव भरे चेहरे से देखता है और कहता है, क्या ये चीज गेम में इतनी बड़ी थी? गोरिल्ला अपना हाथ नीचे की तरफ घुमाता है। हरी हवा की एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है। रंबा पीछे स्टाफ घुमाती है और जिन्वू कहता है, ये फसबॉल हार तो नहीं जाएगा ना। वो हरी एनर्जी में लिपटा हुआ आगे दौड़ता है। ग्रे वुल्फ सीधे उसकी तरफ झपटता है और जिन्वू कहता है कि उसके डेटा के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन रियलिटी में वेरिएबल्स हो सकते हैं। गोरिल्ला मुंह खोलकर दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है, जबकि वुल्फ उस पर झपटता है। टक्कर के साथ खून के छींटे उड़ते हैं और जोरदार इंपैक्ट होता है। वुल्फ गोरिल्ला को काट लेता है और उसके चेहरे से खून फूट पड़ता है। वुल्फ उसे जमीन पर दबाकर उसके गले में दांत गड़ा देता है और वो दर्द से गरज उठता है। जिन्वू शौक में सामने देखता है और चिल्लाता है, रंबा। रंबा आंखें कसकर बंद करती है, दोनों हाथों से स्टाफ पकड़ती है और पूरी ताकत से घुमाते हुए चिल्लाती है, मैं पूरी ताकत लगा रही हूँ। हरी हवा में लिपटी एक मुट्ठी आगे की तरफ जोर से बढ़ती है। गोरिल्ला की मुट्ठी वुल्फ पर पड़ती है। उसका शरीर ऊपर उछलता है और उसके मुंह से खून निकलता है। वुल्फ जमीन पर पीठ के बल गिरता है और चारों तरफ मलबा उड़ता है। रंबा दोनों हाथों से स्टाफ ऊपर उठाकर चिल्लाती है, ये फाइनल ब्लो है, और उसके चारों तरफ हरी हवा घूमने लगती है। वो हवा में स्थिर रहती है, फोकस्ड चेहरा है, पीछे ग्लोइंग मैजिक सर्कल्स बनते हैं और हवा की एनर्जी उसके चारों तरफ इकट्ठा होती है। गोरिल्ला हरी एनर्जी में लिपटकर हवा में उठता है, शरीर पीछे झुका हुआ है और वो दहाड़ता है। वो जोर से नीचे गिरता है और वुल्फ पर भारी इंपैक्ट करता है, जमीन तक दरक जाती है। वो लगातार तेज वार करता है, हर वार में हरी हवा की एनर्जी भरी है और कई स्ट्राइक्स एक साथ पड़ते हैं। एक बड़ा धूल का गुबार उठता है और चारों तरफ मलबा फैल जाता है। जिन्वू तनाव भरे चेहरे से सामने देखता है, जबकि रंबा उसके पास मंडराती है, स्टाफ पकड़कर हाँफ रही है। ग्रे वुल्फ जमीन पर पड़ा है, उसका शरीर बुरी तरह घायल है और गोरिल्ला उसके पास खड़ा है। गोरिल्ला सिर पीछे झटककर अपनी छाती पीटता है और जोर से दहाड़ता है। जिन्वू राहत की सांस छोड़ता है। रंबा उसके पास कूदकर स्टाफ उठाकर खुशी से चिल्लाती है, हम जीत गए। एक सिस्टम इंटरफेस दिखता है जिसमें उसे 2 लेजर स्ट्रेंथ रून्स मिलते हैं और वो कहता है, मैं बच गया। एक ऊंची सिटी टावर चमकते सनसेट के नीचे खड़ी है और एक आवाज आती है, थैंक यू, फिर मिलते हैं। एक हाथ में नोटों की गड्डी पकड़ी है और वो बोलता है, वाह जैकपॉट, मैंने आज एक ही दिन में 200,001 कमा लिए। एक गुलाबी बालों वाली लड़की दोनों हाथों में पैसे पकड़कर मुस्कुराती है और उसे बेक अजीम के रूप में दिखाया जाता है, जो बेक जिन्वू की छोटी बहन है। चमकती जगह में सुनहरे कॉइन्स गिरते हैं और बताया जाता है कि 3 साल पहले जब दुनिया बदली तब उसे रून फार्मिंग प्लेयर के तौर पर नई नौकरी मिली। सोने के सिक्कों के ढेर लगते हैं और वो बताती है कि वो ज्यादातर लो लेवल डंजन्स में जाती है और प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को रून्स बेचकर प्रॉफिट कमाती है। वो डंजन के अंदर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में ग्लोइंग किताब पकड़ती है और बताती है कि अपने भाई के एक्सीडेंट के बाद वो प्लेयर बनी और उसे एक इंटरमीडिएट ग्रेड समनिंग स्क्रॉल मिला, जिससे उसे सी रैंक समन मिला। वो पैसे अपने बैग में रखती है और कहती है कि उसे सी रैंक शैडो एल्फ की वजह से किस्मत का साथ मिला और वो रून फार्मिंग से लगातार इनकम कमा पाई। उसके हाथ में फोन की स्क्रीन जल उठती है जिसमें जिन्वू ओपा का कॉल आता है और वो कहती है, ये ओपा का कॉल है। वो सनसेट के समय भीड़ भरी सड़क पर खड़ी होकर फोन कान से लगाती है और पूछती है, हेलो ओपा, डिस्चार्ज हो गए क्या? वो आंखें बंद करके फोन कसकर पकड़ती है और जिन्वू बोलता है, हाँ हो गया। वैसे अजीन, डैड से सुना तुम रून हॉकर बन गई हो।
अजीन का चिबी रूप गुस्से में चिल्लाता है, रून हॉकर नहीं, मुझे रून फार्मिंग प्लेयर बोलो। और जिनवू फोन पकड़े थोड़ा पीछे हट जाता है। जिनवू थके हुए चेहरे के साथ फोन कान से लगाए बोलता है, ठीक है रून फार्मिंग। वैसे सिंथेसिस शॉप कहाँ है? डैड ने कहा था तुम्हें पता होगा। एक ग्लोइंग वर्ल्ड मैप दिखता है जिसमें कनेक्शन लाइंस और नोड्स चमक रहे हैं और बताया जाता है कि प्लेयर जोन में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां समन से जुड़ा काम होता है। और जब टावर ऑफ ट्रायल्स दुनिया भर में आया तो लोगों को ऐसे जगहों की जरूरत पड़ी। एक फ्यूचरिस्टिक टावर चमकते आसमान के नीचे खड़ा है और बताया जाता है कि इसी तरह प्लेयर जोन बना, जहां डंजियंस के साथ साथ सिंथेसिस शॉप्स और एनहांसमेंट सेंटर्स भी टावर्स के आसपास बनाए गए ताकि सब कुछ वही हैंडल हो सके। एक शांत कैफे का अंदरूनी हिस्सा दिखता है जहां साफ टेबल, पौधे और हल्की गर्म रोशनी है और सीन अंदर शिफ्ट होता है। अजीन टेबल पर बैठकर गिलास पकड़े सामने देखते हुए कहती है, तुम जानते हो जामसिल टावर और हिंदी टावर टावर ऑफ ट्रायल्स में बदल गए हैं, है ना? दोनों एक बड़े विंडो के पास टेबल पर आमने सामने बैठे हैं और वो बताती है कि कोरिया में टावर ऑफ ट्रायल्स सिर्फ उन्हीं 2 जगहों पर आए और प्लेयर जोन भी वही है। जिनवू ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचते हुए कहता है, अगर ये सब टावर ऑफ ट्रायल्स क्लियर करने के लिए बने हैं तो पास में होना ही कन्वीनियंट है। अजीन उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, वैसे ओपा तुम्हारा समन कौन सा रैंक है FBI? और वो जवाब देता है, E और F। वो चमकती आंखों के साथ मुस्कुराकर कहती है, सच में? E का सिर्फ 5% चांस होता है। जिनवू हल्की मुस्कान के साथ सिर घुमाकर कहता है, अच्छा तो मैं लकी था। और अंदर ही अंदर सोचता है, माफ करना छोटी बहन, ये झूठ है। कैफे का काउंटर और मेन्यू बोर्ड्स दिखते हैं और वो कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इस सिस्टम की आदत जल्दी डालनी है। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। वो हाथ बांधकर कहता है, बाद में तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा। और वो जवाब देती है, जबकि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। ऊपर से व्यू में अजीन हाथ उठाती है और जिनवू कहता है, छोटी बहन दुनिया कैसे चलती है पता नहीं, कौन जाने मैं ही दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन जाऊं। और वो जवाब देती है, हाँ। घूमती एनर्जी के बीच रेचेल और जेनोस दिखाई देते हैं और वो कहती है, लोग ऐसा कहते हैं लेकिन रेचेल और जेनोस हमेशा टॉप पर रहते हैं। वो लोग अलग ही लेवल के चोजन वंस हैं ओपा। जिनवू हल्का स्मर्क करता है और वो कहती है, वो सब जीनियसेस हैं, हम उनके जैसे कभी नहीं बन सकते, समझे? और वो कहता है, ऐसा है क्या? अजीन टेबल पर बैठी है, हैरानी से उसे देखती है और जिनवू टेबल के पास खड़ा होकर कहता है, ठीक है तो बस मुझे घुमा दो। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे देखते हुए कहता है, मैं खुद देखना चाहता हूं प्लेयर जोन कैसा होता है। रात के आसमान में एक ऊंचा टावर रोशनी से जगमगा रहा है। शहर के रास्ते पर लोग चलते और खड़े हैं। पीछे वो विशाल टावर चमक रहा है। जिनवू और अजीन नदी किनारे साथ साथ चल रहे हैं। वो उसकी तरफ देखकर पूछती है, ओपा तुमने अभी सम निकाला था, क्या मिला? और वो जवाब देता है, वाइन फेरी। अजीन सिर घुमाकर जिज्ञासा से कहती है, वाइन फेरी? कभी सुना नहीं, दिखाओ जरा। वो आगे चलता है, चेहरा थोड़ा तनाव भरा है। अजीन पीछे चलते हुए चिढ़कर कहती है, क्या? क्यों नहीं? और वो कहता है, नहीं दिखाऊंगा। और वो झल्लाकर बोलती है, क्यों? हम अजनबी थोड़ी है, दिखाने से घिस थोड़ी जाएगा। दोनों रात में पेड़ों के नीचे चलते हैं। जिनवू आगे देखते हुए कहता है, पहले तुम अपना दिखाओ। और वो उसकी तरफ देखकर कहती है, मेरा? अजीन आत्मविश्वास से मुस्कुराती है, हाथ आगे बढ़ाती है। बैंगनी एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है और वो कहती है, ठीक है, ज्यादा शौक मत होना। जिनवू साइड में देखते हुए हल्का तनाव महसूस करता है और सोचता है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो वो इतना कॉन्फिडेंट है। एक मास्क्ड एल्फ डैगर पकड़े हुए प्रकट होती है। उसके चारों तरफ एनर्जी चमकती है और वो सीरेन शैडो एल्फ निकलती है। जिनवू चुपचाप उसे घूरता रहता है, चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। अजीन चिढ़कर उसकी तरफ झुकती है और कहती है, ये कैसा रिएक्शन है? और फिर कहती है, तुम्हें पता नहीं ओपा, सी रैंक और उससे ऊपर को नोबल टियर माना जाता है। और वो जवाब देता है, अच्छा। शैडो एल्फ रात के आसमान के नीचे खड़ी है और जिनवू मन ही मन सी रैंक और नोबल टियर को हल्के में लेते हुए कहता है, अरे मिस एल्फ। वो हाथ उठाकर अजीन के पास तैर रही एल्फ से मुस्कुराकर पूछता है, शैडो एल्फ कोरियन बोल सकती है? हेलो? लेकिन वो चुप रहती है। जिनवू हाथ उठाए कैजुअल अंदाज में उससे बात करता रहता है। अजीन पास में चिढ़कर देखती है और कहती है, अभी तुम कर क्या रहे हो? और वो कहता है, क्या लग रहा है? बस हेलो बोल रहा हूं और अपनी छोटी बहन के प्यारे समन से कह रहा हूं, इसका ध्यान रखना। अजीन हाथ बांधकर थके हुए चेहरे से उसे देखती है और कहती है, हेलो तुम्हारा समन भला बोल कैसे सकता है? वो तनाव भरी नजर से आगे देखता है, गाल पर पसीने की बूंद उभरती है और कहता है, ये बोल नहीं सकते? रंबा उसके चेहरे से चिपककर जोर से चिल्लाती है, गॉड जीनू, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? और वो कहता है, लेकिन रंबा तो हम पहली बार मिले थे तब बोली थी। जिनवू चौंक कर आगे देखता है और कहता है, रुको, समन्स पहले बोल नहीं सकते थे? और अजीन हाथ बांधकर बिना प्रभावित हुए कहती है,
किसने कभी बोलने वाले समन के बारे में सुना है? रंबा उसके पास दिखाई देती है। वो तनाव भरे चेहरे से आगे देखता है और कहता है, नहीं, मेरा मतलब, हाँ वो सही है, लेकिन रंबा बोली थी तो मुझे लगा अब रियलिटी पैच के बाद सारे ह्यूमैनॉइड समन्स बोल सकते हैं। अजीन गंभीर चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है, अब अपना समन दिखाओ ओपा। और वो उसकी तरफ पीट करके कहता है। बाद में वो गुस्से में आगे झुककर चिल्लाती है, क्या? क्यों? मैंने तुम्हें अपना दिखाया। और वो आगे चलते हुए कहता है, कहा ना बाद में दिखाऊंगा। और मन ही मन सोचता है कि अभी अटेंशन खींचना ठीक नहीं और रंबा से बात करते वक्त सावधान रहना होगा। शहर के ऊपर रात के आसमान के नीचे वो आगे बढ़ता हुआ कहता है, बस जल्दी मुझे गाइड करो। और अजीन उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाती है, रुको मेरे लिए। जिन्वू की आंखें हल्की फैल जाती है, मुंह थोड़ा खुला है और वो कहता है, वाह। वो नियॉन लाइट से भरी सड़क के बीच खड़ा होकर चारों तरफ हैरानी से देखता है। अजीन उसके पास खड़ी है और वो कहता है, क्या ये सच में जामसिल वर्ल्ड है? अजीन एक हाथ उठाकर आगे चलते हुए समझाती है। जिन्वू पीछे उलझन में चलता है। वो कहती है, हाँ, जब टावर ऑफ ट्रायल्स आया था तो कंपनी ने पूरा इलाका ही गिरा दिया। और वो पूछता है, क्यों? वो सीधे देखते हुए सपाट चेहरे से कहती है, क्यों पूछ रहे हो? उस उदास टावर के पास कौन खेलना चाहेगा? और बताया जाता है कि ये अब सपनों और उम्मीदों की जगह नहीं रही। जिन्वू खाली चेहरे से खड़ा है, पीछे आग जैसी रोशनी में रोलर कोस्टर दिखता है और वो कहता है, क्या इससे और एक्साइटिंग नहीं हो जाता? और बताया जाता है कि ये पहले एडवेंचर और थ्रिल्स की जगह थी। जिन्वू और अजीन सिंप्लीफाइड रूप में आमने सामने खड़े हैं। वो दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहती है, डंजियंस तो सीधे जामसिल वर्ल्ड के बीच में आ गए, अब कौन खेलने आएगा? और वो जवाब देता है, शायद तुम सही कह रही हो। जिन्वू तनाव भरे चेहरे से आगे देखता है और बताया जाता है कि डंजियंस डरावने हैं, लेकिन गेम की जगहों को असल में देखना अलग एहसास देता है। वो पीछे मुंह किए खड़ा है, नियॉन साइंस की रोशनी उसके चारों तरफ चमक रही है और वो कहता है, सच कहूं तो ये एक्साइटिंग है। वो चमकते बूथ्स की तरफ देखता है और पूछता है, क्या वो मार्केट प्लेस है जहां लोग काउंटर्स पर आइटम्स ट्रेड कर रहे हैं? और अजीन जवाब देती है, हाँ, यहाँ यूजर समनिंग स्क्रॉल से लेकर रून्स तक सब कुछ फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ आगे देखता है और एक याद में दो छोटे लड़के हंसते हुए स्क्रॉल्स और कॉन्स हवा में उछाल रहे हैं। बताया जाता है कि वो पहले बेकचन के साथ समनिंग स्क्रॉल्स और रून्स खोलता था और बेकचन चिल्लाता है, गॉड जीनू ब्रो, जो चाहो ले लो। जबकि अजीन उसके पास खड़ी पैम्फलेट की तरफ इशारा करके कहती है, वो पैम्फलेट देख रहे हो? और आगे कहती है, जो भी चाहिए सब वहीं मिलेगा, गाइड चाहिए तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जाना। वो अजीन की तरफ देखता है। वो कहती है, और सुनो, तुम अभी बिगिनर हो अपा और तुम्हें बेसिक स्टेप बाय स्टेप सीखने होंगे। फिर कहती है, तो क्यों ना वहां प्लेयर हेडक्वार्टर्स वाली एकेडमी चेक कर लो, नियॉन बिल्डिंग्स पीछे चमक रहे हैं। और वो कहता है, नहीं, ठीक है लिटिल सिस। और बताया जाता है कि उसके लिए सीखने को कुछ नया नहीं, क्योंकि अब उसे यही रहकर लेवल बढ़ाना है। अजीन चिंता भरे चेहरे से ऊपर देखकर पूछती है, तुम सच में ठीक रहोगे? जिन्वू एक हाथ उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, तुम पहले घर जाओ। और वो पूछती है, तुम यही रुकने वाले हो? जिन्वू पीठ घुमाकर चलता जाता है, हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर खुद घूम कर देखूंगा। और अजीन पीछे से उसे देखती है और कहती है, अच्छा। अजीन अकेली खड़ी है, एक हाथ सीने पर है, चिंता भरे चेहरे से आगे देखते हुए सोचती है कि ओपा हाल में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। वो अभी अभी उठा है, शायद बस समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सिर्फ देख ही सकती है। जिन्वू हल्का मुड़कर हाथ उठाता है और मुस्कुराता है। पीछे से अजीन की आवाज आती है, ज्यादा मत करना, ठीक है? जरूरत पड़े तो कॉल करना। एक शांत नियॉन लाइट हॉलवे दिखता है और वो कहता है, ठीक है। जिन्वू चारों तरफ तनाव भरी नजर से देखता है और सोचता है, यहां कोई नहीं आएगा, है ना? एक चमकता हरा पंख फ्रेम में आता है, उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी घूमती है और जिन्वू धीरे से पुकारता है, रंबा। रंबा पंख फैलाकर मुस्कुराते हुए हवा में प्रकट होती है और उसकी तरफ उड़ती है। जिन्वू तुरंत हाथ बढ़ाकर उंगली से रंबा के चेहरे को दबा देता है और वो हैरानी में हवा में ही रुक जाती है। वो एक घुटने पर बैठ जाता है, रंबा को हाथों में पकड़कर पास लाता है और उसे देखता है। वो उलझन में पूछती है, क्या हुआ? जिन्वू चौड़ी आंखों से उसे पास लाकर गंभीरता से कहता है, रंबा, अब बाहर तुम बात नहीं करोगी, समझी? और वो पूछती है, क्यों? वो उसे पास पकड़कर गंभीर नजर से कहता है, क्योंकि हमें लोगों को पता नहीं चलने देना, अब से सिर्फ डंजन के अंदर ही बात करना, समझ गई? और वो बार बार सिर हिलाती है। फिर वो कहता है, अच्छा तो। जिन्वू दीवार के पास झुककर बैठता है, दोनों हाथों में फोन पकड़े सांस छोड़ता है। रंबा पास में हल्की चमक के साथ मंडराती है और वो कहता है, मुझे डंजन्स शुरू करने के लिए कुछ स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। वो फोन को कसकर पकड़ता है, स्क्रीन पर 12,501 बैलेंस दिख रहा है। वो सिर झुकाकर थके हुए चेहरे से फोन को देखता है और कहता है,
क्या जिंदगी है। एक बड़ी घड़ी दिखाई देती है, उसके आसपास नोट हवा में उड़ रहे हैं और वो सोचता है क्या इससे भी बुरा हो सकता है। और एक्सीडेंट के बाद भी मेरे अकाउंट में बस इतना ही है और पार्ट टाइम काम करना वक्त की बर्बादी होगा। जिन्वू जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है। रंबा पास मंडराती है और वो कहता है धत्त। उसकी मॉम सिंह के पास बर्तन धो रही है, हाथ से चेहरा पोंछती है और बताया जाता है कि कुछ लोग कहेंगे पेरेंट्स से मांग लो, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। उसके डैड हेलमेट पहनकर कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी सामान उठाए पसीना बहा रहे हैं और बताया जाता है कि वो अब भी 3-3 जॉब्स कर रहे हैं सिर्फ परिवार चलाने के लिए, और ऊपर से वो उनसे पैसे मांगे। उसकी मॉम हल्की मुस्कान के साथ उसे बैग देती दिखती है और बताया जाता है कि अगर वो ऐसा करता तो वो इंसान नहीं बल्कि जानवर जैसा होता। जिन्वू गंभीर चेहरे से फोन को देखता है और कहता है कोई बात नहीं, शुरुआत से शुरू करना पड़े तो भी मैं कर सकता हूँ। चमकती रोशनी के बीच एक सुनहरा ताज दमकता है और बताया जाता है कि गॉड जीनू किसी से तुलना में इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो एक F2P रैंकर था। जिन्वू फोन को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ता है। रंबा उसके पास मंडराती है और बताया जाता है कि पेटविन एलिमेंट्स बहुत भारी थे। किसी ने 300 मिलियन वन खर्च किए, फिर भी वो बिना एक पैसा लगाए आगे बढ़ा। वो तेज नजर से आंखें सिकोड़ता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा सिर्फ इसलिए कि अब ये रियलिटी है? और बस देखते जाओ, मैं वापस ऊपर तक चढ़कर दिखाऊंगा। जिन्वू फोन उठाता है, वो उसके हाथ में वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि 500,001 डिपॉजिट हुए हैं और उसका चेहरा शॉक में जम जाता है, आंखें चौड़ी और मुंह खुला रह जाता है। वो हैरानी से फोन को घूरता है। रंबा उसके पास मंडराती है और वो चिल्लाता है ये क्या, ये पैसे अचानक कहां से आ गए? और जोड़ता है कहीं ये कोई न्यू प्लेयर बेनिफिट तो नहीं। वो फोन को देखता है, मॉम के मैसेजेस आते हैं कि उसे पता है वो मेहनत करने की कोशिश कर रहा है और अभी के लिए ये पैसे इस्तेमाल कर ले क्योंकि वो खुद अलाउंस नहीं मांगेगा। वो नरम पड़ते चेहरे के साथ फोन पकड़ता है और धीरे से कहता है मॉम। उसकी मॉम उसके अस्पताल के बिस्तर के पास स्टूल पर बैठी है और उसे याद आता है कि उसने इतने समय तक सिर्फ मुश्किलों के बीच उसकी देखभाल की। उसका हाथ धीरे से उसके हाथ पर टिकता है जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो मुस्कुराकर उसके गाल को छूती है और कहती है मॉम यही है, बस आंखें खोलो, फिर से ठीक हो जाओ। वो हाथ से अपनी आंखें ढकता है और अपनी मॉम का शुक्रिया करता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है और कहता है बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। वो दृढ़ नजर से आगे देखता है और कहता है और हमारे पूरे परिवार को आराम की जिंदगी दूंगा। वो आइटम्स के ग्लोइंग डिस्प्ले के सामने खड़ा है और मानता है कि बाकी लोग 3 साल में बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए हर मिनट और सेकंड मायने रखता है। वो दृढ़ चेहरे के साथ खड़ा है। रंबा उसके पास मंडराती है और वो कहता है कि सबसे बेहतर बनने के लिए उसे वैसे ही एक्ट करना होगा और ग्रोथ के लिए मटेरियल्स जुटाने हैं तो उसे डंजियंस क्लियर करने होंगे। वो लाल ग्लोइंग स्क्रॉल को दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ देता है। एनर्जी बाहर फूटती है। उसे 3 लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल्स मिलते हैं और वो कहता है कि सबसे पहले उसे टीम बनानी होगी। एक कीचड़ जैसा क्रीचर खोखली आंखों के साथ उभरता है और उसे स्लज नाम का एफ रैंक समन मिलता है। एक छोटा सींग वाला बटरफ्लाई जैसा क्रीचर चमकती बैकग्राउंड में तैरता है और उसे हॉर्न्ड बटरफ्लाई नाम का एफ रैंक समन मिलता है। एक छिपकली जैसा क्रीचर तेज पंजों और लंबे शरीर के साथ प्रकट होता है और उसे पॉइजन लिजर्ड नाम का ई रैंक समन मिलता है। वो झुककर लिजर्ड को देखता है और कहता है कि उसे ई रैंक मिला है। वो खुद को लकी महसूस करता है और सोचता है कि रंबा को ई रैंक मानकर उसने 5 पुल्स में 2 बार 5% ऑड्स हिट किए हैं। वो साइड में देखता है और कहता है कि पॉइजन लिजर्ड की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ठीक है। एक स्लाइम जैसा क्रीचर हिलता डुलता बैठा है और वो चिढ़कर कहता है कि इसे अभी के लिए इस्तेमाल करेगा और बाद में हटा देगा। उसके सामने सारे समन्ड क्रीचर्स इकट्ठा होते हैं और वो तय करता है कि फिलहाल यही उसकी टीम होगी और समझाता है कि समन्स पुल करना, रून्स इक्विप करना, लड़ना, रून फार्मिंग से लेवल बढ़ाना और समनिंग स्क्रॉल्स फाड़ना ही इस ग्रोथ सिस्टम का कोर है। वो झुककर कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ मुट्ठी भींचता है और कहता है कि इतना ग्राइंडिंग तो वो कभी भी संभाल सकता है। अंधेरे में कई ताकतवर फिगर्स की सिलुएट्स चमकती आंखों के साथ दिखती है और वो कहता है कि अगर उसने सारे 10 एक्स रैंक समन्स इकट्ठा कर लिए तो वो एसरेन टीम्स या टावर ऑफ ट्रायल्स के 100th फ्लोर को भी आसानी से खत्म कर सकता है। रंबा स्टाफ पकड़कर मुस्कुराते हुए आगे उड़ती है और वो ऐलान करता है कि सबसे पहले वो बाकी बचे सभी एक्स रैंक्स को ढूंढेगा। उसका पैर मजबूती से जमीन पर पड़ता है और वो कहता है ठीक है, अब असली खेल शुरू होता है। वो हल्की मुस्कान के साथ खड़ा है। रंबा उसके पास मंडराती है। वो एक हाथ में फोन पकड़कर उसे देखता है और कहता है कि पहले उसे कोई डंजन ढूंढना चाहिए। एक पिक्सेलेटेड मैप में हाईलाइटेड डंजन आइकन दिखता है। कर्सर उसे टैप करता है
और वो कहता है कि मोबाइल गेम में तो बस स्टेज टैप करना होता था, अब शायद उतना आसान नहीं होगा। वो चलते हुए फोन देखता है और हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि रियलिटी में ये कैसे काम करेगा। अचानक उसकी आंखें फैल जाती है, गाल पर पसीने की बूंद आ जाती है। वो भीड़ के बीच अचानक रुककर सख्त हो जाता है और चिल्लाता है, ये क्या है? और आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। वो फोन पकड़कर कांपता है और पसीना बहाते हुए कहता है कि समन होने के बावजूद भी। एक कार्टून पैनल में छोटा कैरेक्टर समझाता है कि डंजन एक्सेस के लिए नियम है और सिर्फ समन होने से अंदर नहीं जा सकते। और वो सोचता है, क्या वो सीधे अंदर नहीं जा सकता? एक मैप में कई जगहों पर डंजन मार्कर्स दिखते हैं और बताया जाता है कि डंजन गेट्स कहीं भी रैंडम खुल सकते हैं और उनकी डिफिकल्टी एनर्जी से पता चलती है। उसके पीछे एक बड़ा स्वर्लिंग पोर्टल खुलता है। वो घबराए हुए चेहरे से खड़ा है और बताया जाता है कि अब नियम बदल गए हैं, इसलिए डंजन कितना भी आसान हो। उसका चिबी रूप और रंबा एंट्रेंस पर बैरियर से टकराकर पीछे हट जाते हैं और बताया जाता है कि सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेयर्स ही अंदर जा सकते हैं। वो बेंच पर बैठ जाता है, सिर झुका हुआ है और एक हाथ से चेहरा ढक लेता है। वो आंखें सिकोड़कर कहता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और सोचता है कि उसे कानून बदलने के तुरंत बाद ही क्यों होश आया। अचानक रंबा पीछे से उसे हल्का सा छूती है। वो क्यूट चिबी रूप में गाल फुलाकर कहती है, चीयर अप जिन्वू। जिन्वू सिर उठाकर हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, थैंक्स रंबा, और वो आंखें बंद करके खुश होकर मुस्कुराती है। वो थोड़ा पीछे झुकता है और उसके चेहरे पर सोचने वाला भाव आता है। सीन में रात का एक बिल्डिंग दिखता है और अजीन की आवाज आती है, हेलो ओपा। अजीन बिस्तर पर पेट के बल लेटी है, फोन कान से लगाए पूछती है, कब घर आ रहे हो? और कहती है, मॉम पूछ रही है डिनर में क्या चाहिए। वो फोन कान से लगाए हल्की उलझन में है। जिन्वू कहता है कि वो खुद देख लेगा और पूछता है, तुम्हें इसके बारे में पता था? और वो पूछती है, किस बारे में? वो बिस्तर पर सीधी बैठ जाती है, चौंक जाती है। जिन्वू कहता है कि डंजन में जाने से पहले प्लेयर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो बोलती है, ओह हाँ। और वो पूछता है, क्या उसने जानबूझकर नहीं बताया? और वो शर्माते हुए घबरा जाती है और कहती है, नहीं, सच में भूल गई थी। जिन्वू फोन कान से लगाए खड़ा है। रंबा उसके सिर पर बैठी है और बताया जाता है कि ये रेगुलेशन नया है क्योंकि डंजन्स में बहुत लोग मर रहे थे, इसलिए सरकार ने दखल दिया। और वो पूछता है, क्या सच में इतने लोग मरे? एक भीड़ ग्लोइंग पोर्टल के सामने खड़ी है जहां सूटेड स्टाफ उसे गार्ड कर रहे हैं। हालात केओटिक है और लोगों को बिना परमिशन अंदर जाने से रोका जा रहा है। और वो कहता है कि ये सब काफी झंझट बन गया है। वो उंगलियां होठों पर रखकर सुनता है। बताया जाता है कि टेस्ट्स, बैटल्स और रजिस्ट्रेशन सब मिलाकर सब कुछ मुश्किल हो गया है। और वो पूछता है, क्या ये प्लेयर्स की संख्या कंट्रोल करने के लिए है? एक चमकता नीला एनर्जी सरीयर हाथ के ऊपर तैरता है। उसके आसपास कॉइन्स घूम रहे हैं और शैडोई हाथ ऊपर उठ रहे हैं। और बताया जाता है कि अगर हर कोई लालच में प्लेयर बन गया तो सोशल सिस्टम में दरार आ जाएगी। वो हल्की उलझन के साथ फोन पकड़े रहता है और वो बताती है कि एक रैंकिंग सिस्टम भी है। एक रैंकिंग लिस्ट दिखाई देती है जिसमें नाम और नेशनल फ्लैग्स है। बताया जाता है कि हर साल टॉप 100 प्लेयर्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर रैंक किया जाता है और उनका देश ग्लोबल रैंकिंग्स में शामिल भी नहीं है। वो गाल पर पसीने की बूंद के साथ ऑकवर्ड मुस्कान देता है। वो कहती है, अगर लेजेंडरी गॉड जीनू सामने आ जाए तो उनके देश की रैंक सीधे ऊपर चली जाएगी। और वो अजीब तरीके से कहता है, हाँ सही। फिर बोलता है कि वो कॉल रख रहा है। वो पीठ घुमाकर खड़ा रहता है, फोन हाथ में है और चुप रहता है। रात का शहर दिखता है, नियॉन लाइट्स और ऊंची इमारतें चमक रही हैं। और वो कहता है कि अभी के लिए सेटअप तैयार है तो आज यही खत्म करते हैं। चूल्हे पर एक बर्तन रखा है, उसका ढक्कन हिल रहा है और सूप उबल कर बाहर गिर रहा है। जिन्वू की मॉम किचन में खाना बना रही है जबकि उसका डैड मेज पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसका डैड न्यूज़पेपर थोड़ा नीचे करता है और आगे देखता है। जिन्वू दरवाजे पर खड़ा है, बैग की स्ट्रैप पकड़े हुए अंदर देखता है, हल्का हैरान है। और उसकी मॉम पूछती है, सुबह 6 बजे क्यों उठे हो? और वो जवाब देता है कि उसे जल्दी निकलना है। वो दरवाजे के पास बैठता है, माँ उसे चिंता से देखती है और कहती है, निकलने से पहले राइस बॉल्स खा ले। और वो जवाब देता है कि रहने दो। वो झुककर दोनों हाथों से जूते ठीक करता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होता है, पीछे हॉलवे में उसके माता पिता खड़े हैं और वो आवाज लगाता है, मॉम, डैड। वो उनकी तरफ मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब तक उसने सिर्फ अपनी कमियां ही दिखाई है और उनका शुक्रिया अदा करता है। वो बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है। उसके माता पिता पीछे खड़े हैरानी से देखते हैं और वो कहता है कि वो अब जा रहा है। उसका डैड गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए ऑकवर्ड होकर कहता है कि ये लड़का अजीब कर रहा है। और उसकी मॉम पूछती है, क्या उनका जिन्वू ठीक रहेगा? तो वो कहता है कि अब सरकार सेफ्टी ट्रेनिंग देती है। उसकी मॉम खिड़की के पास खड़ी है, हाथ जोड़कर चिंता में है और चुप रहती है। बंद दरवाजा शांत एंट्रीवे में दिखता है जहां धूप आ रही है और एक आवाज आती है,
सुरक्षित रहना जिनवू। एक सिलुएट आदमी दोनों हाथ उठाकर खड़ा है, उसके ऊपर चमकता स्क्रॉल है और रोशनी फैल रही है, और बताया जाता है कि ये ऐसा दौर है जहां हर इंसान प्लेयर बन सकता है। कागजों के बीच एक डेथ सर्टिफिकेट पड़ा है और बताया जाता है कि देशों में साउथ कोरिया ने सबसे पहले ध्यान खींचा क्योंकि वहां डंजियन डेथ्स बहुत ज्यादा थे, और इसकी वजह थी। सीन में एक टेढ़ी मुस्कान वाला आदमी मॉन्स्टर से घिरा दिखता है और बताया जाता है कि वजह थी एक तरह का ग्रीड ड्रिवन मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, जहां लोग खुद को फैंटेसी दुनिया का हीरो समझने लगे थे। एक चमकती आंख का क्लोज व्यू आता है और बताया जाता है कि वो बिना सोचे समझे डंजियंस में घुस जाते थे और मर जाते थे। एक मॉन्स्टर लाल आंखों के साथ खून से सनी जमीन पर पड़ा है, पास में एक बेजान हाथ है। अखबारों के ढेर दिखते हैं। बताया जाता है कि फॉरेन प्रेस ने कहा कि इस दौर में कई टैलेंटेड गेमर्स खो गए और यही वजह है कि साउथ कोरिया आज भी रैंकिंग्स में नीचे है। हेडलाइंस दिखती है कि एक 20 साल का आदमी डंजियन में मर गया और देश नीचे गिरता जा रहा है। एक हाथ फोन पकड़े है जिसमें न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा है। एंकर बता रहा है कि मिस्टर क्वोन और 4 लोग डंजियन में मारे गए। जिनवू भीड़ भरे हॉल में खड़ा है, फोन नीचे देखते हुए सोचता है कि इतनी मौतें सिर्फ भ्रम की वजह से हुई है। उसकी आंख का क्लोज व्यू दिखता है, पसीने की बूंद बनती है। वो सोचता है कि उसे बोलने का हक नहीं क्योंकि वो 10 साल तक गेम में डूबा रहा, लेकिन सच कहे तो ये थोड़ा बेकार सा लगता है। वो लाइन में खड़ा है, सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। क्लर्क कहता है नेक्स्ट पर्सन प्लीज, और वो जवाब देता है यस। वो आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट क्लर्क के हाथ की तरफ रखता है और कहता है ये मेरा एप्लीकेशन है, और उसे जवाब मिलता है ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। वो थोड़ा झुककर क्लर्क से पूछता है एक्सक्यूज मी, कितने लोगों को प्लेयर क्वालिफिकेशन मिलेगी? उसके चेहरे का क्लोज व्यू दिखता है, हल्का पसीना है, चेहरा तनाव भरा है। वो सुनता है कि सिर्फ 50 लोग फाइनल एग्जाम पास करके प्लेयर बनेंगे और सोचता है कि उसके पीछे ही 1000 से ज्यादा लोग खड़े हैं। उसके पैरों का क्लोज व्यू दिखता है, वो वही खड़ा रहता है और सोचता है। लेकिन जो भी हो, वो एक चमकते हॉलवे से गुजरता है, आसपास सिलुएट्स चल रहे हैं। वो हल्का सिर झुकाकर सोचता है अगर मैं ये भी पास नहीं कर पाया। वो बाहर भीड़ में चलते हुए आगे देखता है, चेहरा दृढ़ है और सोचता है तो क्या मुझे इल्चन कहा जाता? एक कैफे का वाइड व्यू दिखता है, लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कुछ काउंटर के पास खड़े हैं। एक डेस्क पर एप्लीकेशंस का ढेर पड़ा है, एक पेज पलटा जाता है और कोई कहता है कि इतने में से सिर्फ 50 ही चुन सकते हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी शर्ट और टाई में बैठा है, आइस ड्रिंक पकड़े हुए कहता है कि उन्हें सही टैलेंट ढूंढने के लिए और ज्यादा लोगों को चुनना चाहिए। उसका दूसरा हाथ डॉक्यूमेंट्स के ढेर पर है और उसे पाक चंगसियोक हेडक्वार्टर्स एग्जामिनर बताया जाता है। अचानक दीवार जोर से फटती है और मलबा और धूल धमाके के साथ उड़ते हैं। चंगसियोक चौंक जाता है, चारों तरफ धूल फैल जाती है, लोग घबरा जाते हैं और वो चिल्लाकर पूछता है ये क्या था? एक क्लोज व्यू में कोई आगे बढ़ता है और आवाज लगाता है हे देयर पाक चंगसियोक। एक सूटेड आदमी स्मर्क करते हुए खड़ा है, उसके पीछे एक विशाल लाल ओगर, एक फ्लोटिंग आईबॉल क्रीचर और एक हॉर्न्ड बीस्ट है। वो कहता है कि वो काफी रिलैक्स लग रहा है उसके सारे लोगों को मारने के बाद। चंगसियोक आंखें सिकोड़ता है, सांस छोड़ता है और बड़बड़ाता है ये पागल कमीना। जमीन से मोटी लकड़ी जैसी जड़ें फूटती हैं और मलबा चारों तरफ उड़ता है। चंगसियोक मुट्ठी भींचकर खड़ा है, उसके आसपास एक विशाल पेड़ जैसा ह्यूमैनॉइड, एक लाल बैट जैसा क्रीचर और एक आग में घिरा भेड़िया खड़े हैं और आग चारों तरफ फैलती है। एक लड़का पसीना बहाते हुए चौड़ी आंखों से उस सीन को देखता है। जिनवू पीछे टेबल पर बैठा फोन पकड़े हुए कहता है ये सिंडिकेट है और हेडक्वार्टर्स भी, और सोचता है यही क्यों? जिनवू हल्का सिर घुमाता है जैसे उसे कुछ सुनाई देता है। एक वाइड व्यू में दोनों साइड्स टूटे कैफे के अंदर आमने सामने खड़े हैं, मलबा जमीन पर फैला है और वो पूछता है ये क्या हो रहा है? जिनवू मुड़कर पीछे देखता है, चेहरा तनाव भरा है और कहता है ये कैसा पागलपन है? एक वाइड व्यू में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, कैफे टूट चुका है, मलबा हर तरफ है और एक आदमी घबराकर पूछता है अचानक ये क्या हो गया? 2 लोग कांपते हुए उस कॉन्फ्रंटेशन को देख रहे हैं। जिनवू उनके पीछे खड़ा है। लड़की डरकर पूछती है क्या करना चाहिए और क्या वो मर जाएंगे? लड़का उसे शांत करते हुए कहता है कि सब ठीक होगा और पाक चंगसियों को पहचानता है जो गैंग्स को कुचल देता है। जिनवू आगे देखता है, चेहरा उलझन से भरा हुआ है। सूटेड आदमी हाथ बांध कर खड़ा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। उसके सामने विशाल ओगर खड़ा है और पास में एक फ्लोटिंग आईबॉल क्रीचर मंडरा रहा है। चंगसियोक साइड में मुड़कर मुंह खोलकर चिल्लाता है कि ये इमरजेंसी है और पूछता है क्या अब वो समन्स के साथ गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे हैं? लोग झुकते और खड़े रहते हैं, उनके चारों तरफ नीले प्रोटेक्टिव बैरियर्स बनते हैं। वो अपने समन्स को पास रखते हैं और आवाज आती है सब अपने समन्स बुलाओ और शील्ड्स लगाओ। जिनवू नीले प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर खड़ा है, सिर घुमाकर आवाज देता है रंबा,
और वो उसके पास आ जाती है। रंबा बिना किसी भाव के हल्की झुकी हुई हालत में मंडराती है और चुपचाप हालात को उलझन में देखती है। जिन्वू उंगली उसके होंठों पर रखता है। वो शर्मा जाती है और उसका नाम लेने लगती है। रंबा उसके कंधे के पास फूले हुए गालों के साथ मंडराती है और इशारा करती है। जिन्वू उसे देखता है और कहता है कि उसने बाहर बात न करने का वादा किया था। सूटेड आदमी सिर तिरछा करके मुस्कुराता है और ताना मारता है कि वो तो बड़ा जस्टिस का पुजारी लगता है। सूटेड आदमी पीछे से इशारा करता है। विशाल ओगर दहाड़ता है और बड़ा एक्स पकड़कर आगे दौड़ता है। वो चिल्लाता है। देखते हैं कितनी देर टिकता है। जिन्वू उल्टी पड़ी मेज के पीछे झुककर बैठता है। रंबा उसके सिर पर बैठी है। वो देखता हुआ कहता है कि बिना वजह बीच में पड़ना सिर्फ मुसीबत बनेगा। उसकी आंखों का क्लोज व्यू दिखता है। वो ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है, फिलहाल, और फिर कहता है, देखते हैं ये कैसे लड़ते हैं। दीवार आग के धमाके के साथ फटती है। मलबा उड़ता है और अंदर आग फैल जाती है। एक आग से जलती बटरफ्लाई हवा में मंडराती है और कई फायरबॉल्स छोड़ती है जो ओगर की तरफ गिरते हैं। एक जोरदार धमाका पूरे कैफे में फैलता है। आग और मलबा हर तरफ उड़ता है। ओगर बिना हिले खड़ा रहता है। उसके शरीर से गर्मी लहरों की तरह उठती है। वो अपना एक्स पकड़े रहता है और ब्लास्ट उसके आसपास खत्म हो जाता है। सूटेड आदमी आगे झुककर जोर से हंसता है और कहता है, बस इतना ही था। चंग सियोक दांत भींचकर खड़ा है। चेहरे पर पसीना है। एक कांपता हुआ हाथ मेज के किनारे को पकड़ता है। उंगलियों से पसीना टपक रहा है और कोई हकलाते हुए कहता है, ये। जिन्वू सामने खाली नजर से देखता है। रंबा उसके सिर पर बैठी है। वो उसके बाल पकड़ती है और वो धीरे से कहता है, दर्द हो रहा है। रंबा फिर कहता है कि ये लोग बिल्कुल कमजोर है। वो मेज के पीछे झुका रहता है। पीछे देखते हुए सुनता है कि पार्क चंगसियोक पीछे धकेला जा रहा है। कोई चिंता करता है कि अगर वो हार गया तो क्या होगा, और दूसरा कहता है कि वो लोग आम लोगों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। जिन्वू का चेहरा साइड से दिखता है। पसीने की बूंद नीचे गिरती है। वो आगे देखता है और सोचता है उसे क्या करना चाहिए, और अगर वो इसमें फंस गया तो क्या होगा। एक बड़ा एक्स हवा में चमकता है जब उसे ऊपर उठाया जाता है। ओआरसी पूरे जोर से एक्स नीचे मारता है। उसके शरीर पर आग लहराती है और विशाल जड़ें उस वार से 2 हिस्सों में टूट जाती है। चंगसियोक आगे देखता है। पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और जिन्वू सोचता है कि वो शांत जिंदगी जीने से पहले ही यही मर जाएगा। जिन्वू चंगसियोक के पीछे से आगे बढ़ता है। हाथ थोड़ा उठाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, और चंगसियोक चिल्लाता है कि ये खतरनाक है और उसे पीछे हटने को कहता है। चंगसियोक की फोकस्ड आंखें दिखती है और जिन्वू कहता है कि फायर टर्टल की स्किल टाइमिंग थोड़ी गलत है। जिन्वू एक उंगली उठाकर चंगसियोक के पास खड़ा होता है और कहता है कि ब्लड ओआरसी के पीछे खड़े बफर्स को देखो। एक फ्लोटिंग आईबॉल क्रीचर हवा में मंडराता है और बताया जाता है कि वो फायर रेजिस्टेंस बफ लगा रहे हैं। एक हॉर्न्ड बीस्ट और एक स्लाइम पीछे खड़े रहते हैं और बताया जाता है कि ऐसे टाइमिंग के साथ फायर अटैक काम नहीं करेगा। चंगसियोक तनाव भरे चेहरे और पसीने के साथ आगे देखता है और कहता है कि हर बार जब पीछे वाले बफर्स स्किल इस्तेमाल करते हैं तो ओआरसी का शरीर लाल हो जाता है। क्या वो फायर रेजिस्टेंस था? एक पेड़ जैसा ह्यूमैनॉइड जलते कैफे के अंदर ओआरसी के सामने खड़ा है और वो कहता है, अगर ऐसा है तो। ओआरसी की आंख सिकुड़ती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और उसके आसपास आग लहराती है। चंगसियोक हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाता है, अब, और पुकारता है, फायर टर्टल, और एक जलता हुआ कछुआ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट छोड़ता है। टर्टल का ब्लेजिंग बीम टूटे हुए फर्श को चीरता हुआ ओआरसी पर जा लगता है। चंगसियोक मुट्ठी भींचकर मुस्कुराता है और चिल्लाता है कि ये सच में काम कर गया। सूटेड आदमी चौंक कर सिर झटका देता है और चिल्लाता है, तुम्हें कैसे पता चला? एक विशाल लकड़ी की जड़ जोर से जमीन पर गिरती है और मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। एक मोटी लकड़ी की बेल ऊपर उठती है और हवा में उड़ते आईबॉल क्रीचर को जकड़ लेती है। सूटेड आदमी पीछे हटता है और चिल्लाता है, पागल। एक आग से भरा क्रीचर लगातार आग उगलता है जबकि बटरफ्लाई कई फायरबॉल्स छोड़ती है। एक विशाल आग का स्तंभ ओआरसी पर गिरता है और जोरदार धमाका होता है। आग और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। चंगसियोक जले हुए मैदान की तरफ देखता है। नीली डिस्टॉर्शंस चमकती है और समन्स गायब हो जाते हैं और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? सूटेड आदमी पीछे हटता है, हाथ उठाता है। उसका बैरियर टूटकर गायब हो जाता है और वो चिल्लाता है, रुको। वो पसीने में कांपता है और चिल्लाता है, मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। मैंने गलती की। वो पीछे मुड़कर देखता है। आंखें फैल जाती है। लकड़ी की बेलें उसके आसपास उभरती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। मोटी लकड़ी की बेलें उसे कसकर बांध लेती है, हवा में उठा लेती है। वो छटपटाता है और गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। और चंगसियोक सामने से कहता है, चुप रहो। एक मोटी बेल उसे हवा में उठाए रखती है। उसके पैर बंधे हैं और चंगसियोक कहता है
कि गैंग मेंबर्स को तुरंत सजा दी जाती है। उसकी आंख का क्लोजअप दिखता है, आंसू भर जाते हैं, चेहरा कांपता है और वो कहता है नहीं। चंग सियोक सीधा खड़ा है, सख्त चेहरा है, हाथ उठाकर कहता है ठीक है। एक विशाल बेल उसे कुचल देती है, खून फूट पड़ता है और चंग सियोक पास खड़ा देखता रहता है। दो लोग तनाव भरे चेहरों के साथ देखते हैं, गाल पर पसीना है। एक पूछता है खत्म हो गया? भीड़ के पीछे से आवाजें आती है हम जीत गए, पाक चंग सियोक जीत गया और आप कमाल है, जबकि वो कुचले हुए शरीर की तरफ खड़ा है। भीड़ हाथ उठाकर चिल्लाती है, जिनवू उनके बीच खड़ा रहता है। आवाजें आती है उस गुंडे को यही सजा मिलनी चाहिए और हेडक्वार्टर्स सबसे बेस्ट है। जिनवू खड़ा है, रंबा उसके सिर पर बैठी है। भीड़ उसे घेर लेती है और वो सोचता है कि चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों न था, लेकिन किसी को सामने मरते देखकर ऐसे खुश होना, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें हल्की फैलती है, वो आगे देखता है और सोचता है कि बिना मजबूत इरादे के यहाँ जीना मुश्किल होगा। चंग सियोक टूटे हुए जमीन पर चलता हुआ आता है, मलबा चारों तरफ है और आवाज लगाता है सर। चंग सियोक जिनवू के सामने खड़ा होता है, एक हाथ से इशारा करता है और कहता है अभी के लिए बहुत धन्यवाद, मैं पाक चंग सियोक हूँ, प्लेयर HQ का एग्जामिनर। दोनों आमने सामने खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। चंग सियोक कहता है तुम्हारी वजह से मैं उस टेररिस्ट को पकड़ पाया और जिनवू जवाब देता है कोई बात नहीं। दोनों हाथ छोड़ते हैं। चंग सियोक पूछता है मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, क्या तुम किसी गिल्ड से जुड़े हो? और जिनवू कहता है अभी हेडक्वार्टर्स में रजिस्टर नहीं हुआ, क्या ये ठीक है? चंग सियोक की आंखें फैल जाती है, वो कहता है क्या? और बताया जाता है कि उसने हजारों समन्स में से एक नजर में बफ पहचान लिया और वो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर वो पूछता है तुम्हारे पास ID कार्ड है? हमें बस वेरिफिकेशन चाहिए। और जिनवू कहता है हाँ। एक हाथ ID कार्ड आगे बढ़ाता है जिसमें जिनवू की फोटो है और आवाज आती है धन्यवाद। जिनवू ID कार्ड दिखाते हुए चंग सियोक से कहता है कि बैकग्राउंड चेक होगा और नियम के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा और वो जवाब देता है ठीक है। जिनवू मुस्कुराकर आंखें बंद करते हुए मुड़ जाता है और कहता है तो मैं ये आपके भरोसे छोड़ता हूँ। और चंग सियोक उसे जाते हुए देखता है। चंग सियोक चुप खड़ा रहता है, चेहरा गंभीर है। एक हाथ स्मार्टफोन पर ग्रीन कॉल बटन दबाता है। चंग सियोक फोन कान से लगाकर कहता है हाँ मैं ही हूँ, अभी डेटा भेजा है। वो फोन पर कहता है हाँ बेक जिनवू। जिनवू बाहर चलता है, रंबा उसके सिर पर बैठी है और कहा जाता है कि उस पर नजर रखी जाएगी। चमकता सूरज शहर के ऊपर दिखता है, नीचे पेड़, इमारतें और नदी किनारा है। जिनवू रंबा को क्रीम ब्रेड देता है और कहता है लो, फिर कहता है कि बाहर बात न कर पाना उसके लिए मुश्किल रहा होगा। रंबा चमकती आंखों और खुशी के साथ ब्रेड को देखती है। जिनवू मुस्कुराते हुए उसे देखता है, वो ब्रेड खाती है और बताया जाता है कि वो सच में बहुत सिंपल है। रंबा ब्रेड को गले लगाकर खुश होती है और बताया जाता है कि दूसरे प्लेयर्स अपने समन से झगड़ते हैं, लेकिन रंबा के लिए एक क्रीम ब्रेड ही काफी है। जिनवू आगे देखते हुए गाल पर पसीने के साथ कहता है कि सब ठीक रहेगा, है ना? एक लाल ORC हाथ में एक्स पकड़े खड़ा है और बताया जाता है कि वो बीच में पड़ने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो सब मर सकते थे। एक पेड़ जैसा ह्यूमैनॉइड ORC के सामने खड़ा है, दोनों आमने सामने हैं। जिनवू पार्क की बेंच पर झुका बैठा है, रंबा उसके पास ब्रेड पकड़े बैठी है और बताया जाता है कि दुनिया उसके सोचे से कहीं ज्यादा बदल चुकी है। जिनवू गंभीर चेहरे से आगे देखता है और बताया जाता है कि अब वो हंटिंग को और नहीं टाल सकता। एक आर्मोर्ड सिलुएट हाथ बांधकर खड़ा है और बताया जाता है कि उसे जल्दी समनिंग स्क्रॉल्स इकट्ठा करने होंगे और अगला समन बुलाना होगा और उसकी प्रायोरिटी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और ड्रैगन मेज है। एक लाल बालों वाली लड़की स्टाफ पकड़े खड़ी है, एनर्जी से घिरी है और बताया जाता है कि ये लो ग्रेड समनिंग स्क्रॉल से मिल सकते हैं क्योंकि ये E रैंक और D रैंक है। रंबा बेंच पर लेटी है, पेट भरा है, आंखें बंद है और आराम कर रही है। जिनवू शहर के पार्क में पीठ घुमाकर खड़ा है और कहता है ठीक है, और रंबा चौंक जाती है। वो कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ एक हाथ कमर पर रखकर कहता है चलो फिर।